हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 5 फरवरी की हमने अपलोड कर ली थी। शिफ्ट 3 का मैंने बोला था आपको लेट नाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं? रोजर बिन्नी एक इंडियन प्लेयर है जो भारत के लिए खेलते हैं और कौन सा गेम खेलते हैं? क्रिकेट। ठीक है। लास्ट ईयर ये बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने। ठीक है, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो हो जाएगा। ये ऐसे भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, जो मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। अभी आपका एग्जाम काफी लंबा चलना है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका जीडी में आ चुका है, पहले भी 2021 में आया हुआ है और शिफ्ट 3 में आया हुआ। ठीक है, तो जो डेट थी वो थी 31 दिसंबर और सन था हमारा 1802। ठीक है, याद रहेगा। चलो इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है वो एक बार और देख लो, क्योंकि अगर ये पूछा है तो आपसे ये और पूछेगा, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए थे। तो ये वाला और देख लो, हो सकता है आपसे अगले एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। अंग्रेजों व मराठा के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। ठीक है, मैं तीनों का ऐसे मेंशन कर दे रही हूँ, आप उसको अपनी लैंग्वेज में एक बार लिख लेना। ठीक है, चलो पहला जो हमारा हुआ था, पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो था हमारा 1775 से 1782 के बीच में। जो सेकेंड हुआ था हमारा आंग्ल मराठा युद्ध वो था 1803 से 1805 के बीच में हुआ है हमारा। और जो थर्ड वॉर हुआ है ये 1817 से लेके 1818 तक हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जो मुझे समझ में आ रहा है अपनी नॉलेज से, वो मैं आपको एक्स्ट्रा करवा दे रही हूँ, कुछ पॉइंट्स बता दे रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला एक बार पॉइंट रिवाइज कर लेना। चले नेक्स्ट। चलो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी को किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया था? देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पारित हुई थी तो काफी उसमें अधिनियम जो थे, काफी 4-5 अधिनियम थे जो आपके बहुत हेड रहे थे। ठीक है, उनको अलग अलग कार्य दिया गया था, अलग अलग कार्य था उन सभी अधिनियम का। लेकिन आपको ऑप्शन में मिला है चार्टर अधिनियम एक्ट 1793। ठीक है, अब डिस्कशन कर लेते हैं। जब ये पारित हुआ था तो इनमें से कुछ प्रमुख अधिनियम और थे, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि और अधिनियम जो इसके साथ आए थे वो क्या थे। चार्टर अधिनियम 1793। ठीक है, आगे जो दूसरा अधिनियम था, पहला तो हमारा यही हो गया। दूसरा अधिनियम जो था ये याद कर लेना, क्योंकि आपके ईयर पूछ लेगा, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो ईयर पूछेगा इनके साथ वाले जो एक्ट थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि कब पारित हुआ था? 1773 में। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट था इसके साथ, जो कब का था? 1784। ठीक है, ये एक्ट लिखा है थोड़ा सा। नेक्स्ट था हमारा चार्टर अधिनियम, ये था हमारा 1793 और एक और था 1833। ठीक है, नेक्स्ट था भारत सरकार अधिनियम, जो 1858 का था। ठीक है, तो इन सब का अलग अलग काम था। जैसे कि जो चार्टर अधिनियम 1793 था, इसने कंपनी को दिए गए चार्टर्स को मतलब नया किया था, नवीनीकृत किया था। और अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधक को बदलने का काम किया था। जो प्रबंधन था, उसका मैनेजमेंट था, उसका मैनेजमेंट इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और नीतियों की देखरेख के लिए अपना नियंत्रण बोर्ड बनाया था। ठीक है, पूरा कंट्रोल बोर्ड जो था उसकी देखरेख का, वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत था। और चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को मतलब और एक्स्ट्रा पावर्स मिली थी। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1558 ने भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है स्थापित किया था। तो सारे एक्ट्स के अपने अलग अलग वजूद थे, अलग अलग काम थे। मैंने आपको ये बता दिया, एक बार इनके ईयर याद रखना।
ठीक है, आपसे हो सकता है पूछ ले कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, पीट इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम हमारा किस ईयर को, ये क्वेश्चन अलग अलग आए हैं, एसएससी एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो ये आए हैं, अब मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि भाई कौन सा एमटीएस में कौन सा, बट ये आया हुआ है। ठीक है, लालचंद्र शर्मा जो है, लालचंद्र शर्मा किस शैली से संबंधित है, ये हास्य व्यंग्य शैली से संबंधित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 42 क्या है, तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां मातृत्व राहत के लिए प्रावधान आर्टिकल नंबर 42 में दिया गया है। ठीक है, रानी मछलियां किस लोक नृत्य से जुड़ी है, आई थिंक ये कर्नाटक से है, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, शायद कर्नाटक पे है, एक बार चेक कर, मैं अभी मेंशन नहीं कर रही, हो सकता है गलत हो, पर एक बार चेक करना, ये शायद कर्नाटक से है। तो उम्माथट लोक नृत्य से रिलेटेड करते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, इस समय मोदी जी हैं, तो वो है। योजना आयोग के बारे में हमने आपको दिन की वीडियो बनाई थी, उसमें ही बताया था, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में ही बताया था। योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 15 मार्च 1950। देखिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाता है, लगता था उस टाइम मैंने योजना आयोग का गठन बताया था, हो सकता है थोड़ा सा टाइम रहा होता तो शायद मैं आपको योजना आयोग के बारे में पूरा डिटेल देती। योजना आयोग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था कब, 1 जनवरी 0101, डेट मैं वैसे मेंशन कर देती हूँ, इसको 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग से किसमें ट्रांसफॉर्म किया गया था, नीति, जिसका कि फुल फॉर्म बहुत आया था, बैंकिंग एग्जाम में भी आया था, अदर एग्जाम्स में भी आया था, इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसके हेड कौन होते हैं, हमारे पीएम जो भी होते हैं वो हमारी योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलो, गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी, गरीब कल्याण योजना अलग अलग स्टेजेस में चलाई गई, इसका लेकिन जब बेसिक स्टार्टिंग किया गया था वो 3 महीने के लिए था। ठीक है, इसलिए इसको मार्क किया है, ये अलग अलग स्टेज में आई थी, मतलब 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था। हालांकि ये योजना एक आगे जाके फेल हो गई थी, ये योजना सक्सेसफुल नहीं रह पाई। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से गुजरती है, तो भाई देश उसके काफ़ी हैं, बट जो ऑप्शन था वो मेरे ख्याल से आपको ये मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो एक बार कमेंट करना। तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, ये देखो लोक नृत्य मैंने नहीं बताए थे, जो बताए थे वो क्लासिकल डांस फॉर्म मैंने कल बताए थे आपको, लोक नृत्य की मैं आपको बताना तो मैं आपको स्लाइड ऐड कर दूंगी, ये आपका सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है और 2019 में आया है। ठीक है, तो ये मणिपुर में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, गंगा नदी का उल्लेख हुआ है आपका 1 बार। ठीक है, वेद कितने, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब वेदों के बारे में अगर डिस्कशन करना चाहें तो वेदों के बारे में बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, मैंने 365 डेज की प्लेलिस्ट में किया हुआ है, भाई 10 से 15 मिनट लगता है, पर अभी मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। चलो, तो ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना के साथ उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कितनी बार, 1 बार किया गया गंगा का, और अगर यमुना का पूछ लेते तो भाई किया गया है यमुना का भी 1 बार। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म है, कोई भी डाउट लगे ना तो बताना। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन आया है एसएससी स्टेनो एग्जाम में 2017 में भी डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ था आपका, वहाँ भी पूछा था कि ऋग्वेद में, अगर ये पूछे कि ऋग्वेद में आपका सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है, तब क्या बताओगे, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा। आप समझ रहे हो लेवल कि कितना आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है, शॉर्टकट नहीं मारना, अगर आपने रेफरेंस पढ़ा है ना तो आप आंसर कर पाएंगे। एग्जामिनर भी अब स्मार्ट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीटेशन चल रहे थे एसएससी में, बट आप देख रहे हैं, मैं अगर अपनी बताऊं, मैंने सितंबर 2024 से देख रही हूँ, मैं एसएससी के सारे एग्जाम मैंने देखे। हाँ, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, एसएससी में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, लेकिन इस तरह से नहीं रिपीट हुए कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है, नहीं, अगर आपने रेफरेंस बुक से तैयार किया भाई, अब कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिर आप कर सकते हैं।
है ना। अब ये जो इसने क्वेश्चन पूछा ये कोई चलता फिरता क्वेश्चन नहीं है ना, सबसे ज्यादा किया गया है सिंधु नदी का। ठीक है, चलो कुछ और डिस्कशन करना है। चलो, तो गंगा का उल्लेख एक बार है, और सॉरी यमुना का उल्लेख 3 बार है। यहाँ पे एक बार नहीं, यमुना का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद की सबसे जो प्रमुख नदी है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, जो मेन नदी है वो कौन सी है, सरस्वती नदी। ठीक है, चलो कुछ जो मुझे लगा एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो मैंने आपको बता दिए। यूसुफ पठान, ठीक है, इरफान पठान के किस सीट से चुनाव जीते हैं, बहरामपुर सीट, कहाँ की, वेस्ट बंगाल, बहरामपुर लोकसभा सीट से जीते हैं। 2023 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया था, तो मिस्र की सेना ने भाग लिया था। लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था, और कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये हुआ। और तीसरी पंचवर्षीय योजना, एक आपका इस्पात संयंत्र लगाया गया था बोकारो करके, और क्वेश्चन एक आपसे आया था किसी एग्जाम में कि बोकारो इस्पात संयंत्र को किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, बोकारो वाला याद रखना। ठीक है, 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो किस स्टेडियम में, तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर है, बैंगलोर। स्टेडियम्स की मैंने वीडियो करा रखी है आपको स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में। गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से अनुपात क्या है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का डिवाइड पूछा था। तो भैया एक बार बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर करोगे और एम जी एच करोगे तो आपका एम एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका वी स्क्वायर अपॉन 2 GH। ठीक है, जिसको नहीं भी आ रहा वो भी तुरंत निकाल सकता था। ठीक है, अब ये फॉर्मूले तो पता होंगे। एक क्वेश्चन आपका पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड आया था, अभी क्वेश्चन क्या है मुझे कंफर्म नहीं, हो सकता है आपको दूसरे चैनल्स पे मिल जाए, आप देख सकते हो, पर मैं श्योर नहीं हूँ। मैं आपको ये बोलूँगी पद्मश्री अवार्ड एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आया था, और ये क्वेश्चन मुझे मिला है कि आर्टिकल आपसे 69 पूछा गया था। अब मैं श्योर नहीं हूँ, नॉट श्योर इस क्वेश्चन को लेके, तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, इससे पहले आप बोले कि मैम था नहीं था। 69 आर्टिकल का पता चला है, अगर ये था तो उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेने से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन आपका इक्विटी ऑफ बेसिन से रिलेटेड था, जो क्वेश्चन अभी मुझे पता नहीं है कि क्या था। अगर मुझे कोई भी क्वेश्चंस का पता चलता है तो मैं उसको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगी मैं। ठीक है, चलो एक तो और हिंदी के क्वेश्चन मैंने किसी दूसरी वीडियो से उठाए हैं, देख लेते हैं। देखो, जब मैं कंटेंट किसी दूसरी वीडियो से उठा रही हूँ उसका मुझे कोई यकीन नहीं होता है, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। पर्यायवाची नदी का और शब्द विलोम आए हैं, परालौकिक का बोला है, परालौकिक का क्या हो जाएगा, लौकिक। ठीक है, और अथ का विलोम पूछा है तो अथ का हो जाएगा इति। इसके अलावा आपका तत्सम तद्भव आया है, हस्त का विलोम पूछा है, हस्त का विलोम हो जाएगा वाम हस्त। ठीक है, और ये हो गया आपके शब्द विलोम, ये हो गया पर्यायवाची। नदी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सरिता, तटिनी और वाहिनी हो जाता है ना। अब आपको ऑप्शन में क्या मिला आप एक बार देख लीजिए। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हमें पता चली हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में हमें मिले हैं 4-5 चीज़ें मिली हैं। तद्भव तत्सम में बता रहे हैं कि दही का आया था, तत्सम पूछा था तो दही का दधी होता है। और इसके अलावा आपसे जो शब्द समूह पूछे थे वो पूछा था कि बिना वेतन के काम करने वाला, वो क्या कहलाता है, अवैतनिक। ठीक है, और इसके अलावा जो संविधान के प्रतिकूल हो, प्रतिकूल हो का मतलब होता है जो संविधान में लिखा उसके विपरीत हो, विरोधी भाव है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा संवैधानिक, और जो संविधान के अनुकूल हो वो क्या हो जाता है, वो संवैधानिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो संविधान के अनुसार चलता है वो हमारा संवैधानिक कहलाता है, और जो उसके प्रतिकूल मतलब कि विरोध में होता है वो क्या कहलाता है, असंवैधानिक। ठीक है, चलो, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके वो अनिर्वचनीय होता है।
निर्वचनीय, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा टफ है ना। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अच्छा किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आ रहे हैं क्या, कोई कंफर्म करना अगर किसी का एग्जाम हो तो। ये हो जाता है हमारा निर्वचनीय, जिसके लिए कोई वचन ना हो या जिसको व्यक्त ना किया जा सके वो अनिर्वचनीय, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, वो हो जाता है विवेकी, अविवेकी। अच्छा अगर जिसे ज्ञान हो वो क्या कहलाता है, जिसको ज्ञान होता है वो विवेकी पुरुष कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा, दयानंद सरस्वती के बारे में सुना होगा कि बहुत ही विवेकी पुरुष थे, मतलब बहुत ही ज्ञानवान थे, है ना। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये तो पता ही होता है, यूनिक, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखिए हमने उठाए हैं, ठीक है, पता चल गया तो ठीक है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो आज आपके 5 फरवरी के सारे शिफ्ट कंप्लीट होते हैं। हम एक फाइनल वीडियो अरेंज कर देंगे आपके लिए, जिसमें कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 कंबाइंड वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे हम। मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, मॉर्निंग सुबह 6 बजे आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। साथ में बने रहिए, और पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ठीक लगे। और मैंने 1-2 बुक्स वहाँ पे शेयर की हुई थी, 1-2 सर लोगों ने कमेंट किया था, आई होप बुक्स आपके लिए यूजफुल हो। अच्छा एक चीज़ और है, मैं इसको ज़रा क्लियर कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। स्ट्रेटजी जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, जिनका एग्ज़ाम है अभी, जिनका एग्ज़ाम हो गया वो तो कोई बात नहीं, जिनका एग्ज़ाम अपकमिंग है वो देखो, मैंने बुक शेयर की, जैसे अब आप उसमें एक एक क्वेश्चन करने मत लग जाना, बुक केवल प्रैक्टिस के लिए। इस समय आप कुछ नया पढ़ने की जगह जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, और क्या करेंगे, बस मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं अभी 6 और 7 को आपका पेपर है शायद, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। 8 तारीख को हम आपके PYQ सारे करवा देंगे, और आपको हम इसकी PDF प्रोवाइड करेंगे। किस लिए, जब हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे तो आपको उसको केवल एज अ मॉक टेस्ट देना है, टाइमर लगा के, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन अटकता है तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करना कि लेटेस्ट वीडियो के नीचे। दूसरी बात, आपके पास जो सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है, हिंदी में एक चीज़ करना, सारी चीज़ों का रिवीजन करना, पर्यायवाची बस रिवीजन करना। एक बच्चे ने बोला था मुझे को, बेसिकली मैं मिली थी किसी से, उसने मुझे ये बोला पर्यायवाची याद करने में बड़ी समस्या है, तो पर्यायवाची याद करने ही नहीं है, ठीक है। जितने याद है बढ़िया है, नहीं याद है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कि अब आपको याद नहीं तो आप याद कर रहे हो, पूरा टाइम आपका कंज्यूम कर जाएगा, तो गलती ना करना। बाकी सब रिवाइज करो, शब्द विलोम आज, शब्द विलोम मैं कह रही हूँ, अगर आप किसी बुक में 100 पढ़ते हैं तो मैं दावा कर रही हूँ 100 में से 80 आपके तैयार होते हैं, जो 20 रह जाते हैं बस उन्हीं को रिवाइज कर लो, ठीक है। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, बस ये है कंपटीशन है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे बस मार्क्स स्कोरिंग का खेल है पूरा का पूरा, ठीक है। रीजनिंग मैंने आपको एक बुक दी है भाई, मतलब सर ने काफ़ी मेहनत की है, जिनकी भी बुक है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, वो मैंने आपको केवल प्रैक्टिस के लिए दी है। कोशिश करो, जो टाइम है अभी आपका एग्ज़ाम है, अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। आपका जो कॉन्सेप्ट वीक है, जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, आप उसको स्किप कर सकते हो कि भाई आप ये कर लेंगे। क्वेश्चन को केवल देखो, मन में इमेजिन करो हो जा रहा, ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो उसको भैया नोट डाउन करके सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। उसको सॉल्व कर लो जो आपको देखने में लग रहा है कि ये नहीं होगा। सेम कंडीशन आपको करनी है मैथ से, फॉर्मूला आपको तैयार होने चाहिए, एरिया वगैरह के, वॉल्यूम वगैरह के, ठीक है। मैथ्स में भी आपके कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे तैयार होंगे, आपको क्वेश्चन देख के लग जाएगा कि हम ये क्वेश्चन कर लेंगे या नहीं। जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, इस समय आप अपनी पुरानी चीज़ों को क्या करो, केवल रिवाइज मोड पे चलो, जो भी पुराना आपने पढ़ा रखा है वही सब पढ़ो, ओल्ड जितनी भी स्टडी है बस उसको रिवाइज करो। और जो काम करना है, अगर आप फ्री हो तो मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर दो। मैं रिकमेंड करूँगी आपको टेक्स्ट बुक का,
ठीक है। और जीएस तो आप किसी की भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सीजीएल की है या किसकी है किसकी। अगर आपने रेफरेंस तैयार कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयार कर रखा कोई बड़ी बात नहीं है। मॉक टेस्ट ज़रूर दो, क्या फ़ायदा हो उससे, आपकी स्पीड सही होगी, आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी कि आप कितना सही कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का टाइम शुरू होते देर नहीं लगती, एग्जाम प्रेशर इतना होता है कि आपका 1 घंटा कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता, ठीक है। और आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन आंसर सही कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं और कितने आपका नेगेटिव में जाएंगे, कितने मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि आप कितने गलत कर रहे हैं, कितने गलत होकर आपके नेगेटिव क्वेश्चन जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर दो। ये अगर आप दिन में इसको 2 से 3 घंटे टाइम दे रहे हो तो मॉक टेस्ट आप दिन में कम से कम इस समय 4 से 5 तो लगाओ ही, और जो टाइम डिसाइड है 1 घंटे उसी के अंदर लगाना, ठीक है। चलो, तो आपको शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 की कंबाइंड वीडियो जो है मॉर्निंग में सवेरे मिल जाएगी। तब तक साथ में बने रहिएगा, और कल जिनका एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे रहें।